हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उनिस मौर्य आरएस मोर कॉलेज में टीचर हूँ। जो भी स्टूडेंट बीए एमए के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सीरियसली स्टडी करना चाह रहे हैं, उनका स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। सबसे पहले ये जो प्रश्न है कि जो भी तुलनात्मक राजनीति पढ़ता है उनके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि तुलनात्मक राजनीति है क्या और उसकी प्रकृति क्या है। दो बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि तुलनात्मक सरकार मतलब कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इसका कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आगे समझने का प्रयास करिए। तो हम बता दें दोस्तों, जो भी तुलनात्मक राजनीति पढ़ना चाह रहा है उसको ये समझना आवश्यक है कि हर देश की राजनीतिक व्यवस्था में, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे चाइना हो, हर देश का अपना एक संविधान होता है। हर देश का अपना एक संविधान होता है, उसकी औपचारिक संस्थाएं होती है जो संविधान के द्वारा विधिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है, उसी को औपचारिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों संस्थाओं को हम बेसिकली, और सारे संस्थाएं हैं जिसका उल्लेख हमारे उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसे औपचारिक संस्थाएं बोलते हैं। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट में क्या था, पहले जो तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ हुआ, तो पहले हम तुलनात्मक गवर्नमेंट, इसका जो अध्ययन का प्रारंभ हुआ तुलनात्मक सरकार जिसे कहते हैं कि के रूप में हुआ। उसमें क्या होता था कि उसमें क्या हुआ था कि वो जो औपचारिक संस्थाएं हैं केवल उन्हीं का अध्ययन किया जाता था और उन्हीं का ही तुलना किया जाता था। एक देश से दूसरे देश के मध्य उनके इन्हीं का ही वर्णन किया जाता था, उन्हीं का ही विश्लेषण किया जाता था। उनसे मतलब हमारे कहने का मतलब उन्हीं के बीच में ही तुलना करती थी। तो राजनीति के जो संस्थागत पहलू थे, जो औपचारिक संस्थाएं थे, केवल उन्हीं के ही मध्य तुलना किया जाता है और राज्यों के बीच और सरकारों के बीच तुलना की जाती थी। तो इसी को कहते थे हम तुलनात्मक शासन। लेकिन बाद में आता है तुलनात्मक राजनीति, जो तुलनात्मक शासन से अलग है। इसमें हम क्या करते थे दोस्तों, इसमें हम औपचारिक संस्थाओं का, फॉर्मल जो इंस्टीट्यूशन है उसका अध्ययन किया जाता था, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये संस्था आते थे। उसके बाद केवल यही नहीं बल्कि औपचारिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार का भी वर्णन और विश्लेषण किया जाता था। और बहुत सारे जो पॉलिटिकल प्रोसेस हैं और उसका जो प्रभाव क्या, इम्पैक्ट क्या है राजनीतिक व्यवस्था पे, और जो है गैर सरकारी संस्थाएं थी जिसे हम अनौपचारिक संस्था कहते हैं, जैसे राजनीतिक दल हो गया, दबाव समूह हो गया, हित समूह हो गए, और बहुत सारे संस्थाएं, जाति धर्म के आधार पर बहुत सारे संस्थाएं हो जो प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करती हैं, क्योंकि इनका जो है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में उनका प्रभाव रहता है, औपचारिक संस्थाओं पर उनका प्रभाव रहता है, इसीलिए इनका भी अध्ययन किया जाता था। और इन सारे संस्थाओं को हम क्या करते थे, तुलना करते थे। तो हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक सरकार तुलनात्मक राजनीति से किस प्रकार भिन्न है। तुलनात्मक राजनीति में हम उनके प्रक्रियाओं का, राजनीतिक व्यवहारों का भी अध्ययन करते थे, औपचारिक अनौपचारिक संस्थाओं का भी अध्ययन करते थे। तो दोस्तों ये रहा हमारा अंतर। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर क्या है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर क्या है, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो एक मेथड है, एक तुलना करने का मेथड है, किस प्रकार हम एक देश से दूसरे देश से तुलना करें। तो जो भी तुलनात्मक राजनीति पढ़ रहे हैं उनके लिए आवश्यक जानना है कि तुलना किसके बीच करें। एक प्रश्न उनके मन में ये आना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह चाहिए कि तुलना कैसे करें, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है। तो दो प्रश्न उनके सामने हैं, कैसे करें और किसके बीच तुलना करें, जिसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक तुलना करने का एक जो विधि है, वर्टिकल कंपैरिजन, वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी जिसे कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक देश के अंदर, ये माना जाता है कि एक देश के अंदर विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन, सरकार होते हैं। जैसे भारत में ही केंद्रीय सरकार हो गया, प्रांतीय सरकार हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पंचायत राज सिस्टम। तो तीन प्रकार की संस्थाएं हैं एक देश के ही अंदर, और उनसे हम अगर तुलना करें, उनके बीच अगर हम तुलना करते हैं, तो इसको हम वर्टिकल तुलना कहते हैं। तो वर्टिकल तुलना में क्या होता है कि ये पाया जाता है कि जो सरकारें होती है एक राज्य के अंदर कई प्रकार के, उनमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो
जो केंद्र सरकार है और जो स्थानीय सरकार है, उनमें क्या होता है कि ज़्यादा हम समानता नहीं पाते, समानता की बजाय ज़्यादा असमानता पाती है। इसलिए जो ये अप्रोच आया, जो मेथड आया तुलना करने का, ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ। और क्योंकि इस प्रकार की तुलना के आधार पर हम कोई ऐसे थियरी बिल्डिंग और जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, जिसके कारण ये अप्रोच तुलनात्मक राजनीति में सफल नहीं हुआ और सही नहीं माना गया। इसमें विश्लेषण नहीं कर सकते हम ज़्यादा। वही दूसरे तरफ हम देखते हैं, दूसरा प्रकार की जो तुलना करने का मेथड है वो है हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव मेथड। इसमें क्या होता है कि इसमें हम पहले मानते हैं कि दो प्रकार की तुलना की जाती है। पहला में हम ये मानते हैं कि एक देश के अंदर विभिन्न काल में जो विभिन्न प्रकार की सरकारें थे, उनके बीच हम तुलना कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत ले लीजिए, भारत में हम अगर ले लीजिए तो नेहरू काल में जो युग था, इंदिरा युग, वाजपेयी युग, मोदी युग, इस प्रकार से हम एक ही काल, मतलब एक ही देश के अंदर विभिन्न कालों में जो सरकार थे उनके बीच हम तुलना करके उनके सरकारों की तुलना करते हैं, उनके सरकारों के बीच हम विवेचना और विश्लेषण करते हैं कि क्या समानताएं और क्या असमानताएं थी। दूसरी तरफ आते हैं, दूसरा प्रकार आता है जिसे कहते हैं कि हम वर्तमान समय में जो सरकार है एक देश में, जैसे भारत में जो है, और उसी समय समकालीन विश्व के दूसरे देशों में भी जो प्रकार की सरकारें हैं, जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, भारत में जो इस समय की सरकारें हैं, उन लोगों के बीच हम इसको एक राष्ट्र से बाहर, बाउंड्री के बाहर सरकारों के बीच हम तुलना करते हैं। तो इसमें दो प्रकार का, हॉरिजॉन्टल में हम दो प्रकार की तुलना हम कर और विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार की जो मेथड है, पद्धति है तुलना करने की, इसके समर्थक जीन ब्लूमेंडेल माने जाते हैं। जीन ब्लूमेंडेल ने इसका समर्थन किया है और के.जी. रॉबर्टसन ने तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक सरकार में अंतर स्पष्ट किया है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है वो तुलना कैसे किया गया और किसके बीच तुलना किया गया कि एक देश के अंदर और एक देश के बाहर, देश के अंदर विभिन्न प्रकार के सरकारों के बीच और देश के बाहर, किसी भी कंट्री के बाहर बहुत सारे पॉलिटिकल, देश के जो औपचारिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उनके बीच कंपैरिजन किया गया। तो इस प्रकार के कंपैरिजन से हम क्या एनालिसिस से क्या निष्कर्ष आता है कि इस प्रकार के कंपैरिजन से हम एक थियरी निर्माण, तुलनात्मक राजनीति का जो मकसद है, एक ऐसे थियरी का निर्माण किया जाए किसके माध्यम से एक सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन के माध्यम से एक थियरी का निर्माण किया जा सके। और इसका दूसरा लक्ष्य ये है कि जो राजनीतिक व्यवहार है विभिन्न देशों में, जो राजनीतिक यथार्थ है, जो पॉलिटिकल रियलिटी है, और जो उनका बिहेवियर पॉलिटिकल, के मानव का बहुत सारे बिहेवियरों में से जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो मानव व्यवहारों का और हर देश के राजनीतिक सिस्टम में जो भी प्रक्रिया है और व्यवहार है और उनकी संस्थाएं का जो कार्यविधि है, उनके बीच तुलना करके हम विश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स था कि हम किसी भी कंट्री के अंदर जो कंपैरिजन करके उनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है, डिससिमिलैरिटी क्या है, और एक ऐसे थियरी का निर्माण करें जिससे पॉलिटिकल बिहेवियर को, मानव के राजनीतिक व्यवहार को हम प्रिडिक्ट कर सके। तो ये रही तुलनात्मक राजनीति क्या है। इसमें मैंने बताया आपको तुलनात्मक राजनीति क्या है, तुलनात्मक सरकार क्या है, उससे कैसे अलग है, और तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है। तो नेक्स्ट, तो ये जो मकसद था तुलनात्मक राजनीति का कि हम तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से विभिन्न देशों के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी कमियों को उजागर करके हम वो एक देश दूसरे देश कुछ सीख सके, जिसके लिए एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक स्वतंत्र विषय के रूप में आज उभर कर आया है। और ये पहले एक पॉलिटिकल साइंस का ब्रांच था, शाखा है। तुलनात्मक राजनीति से एक निष्कर्ष यह निकला है कि तुलनात्मक राजनीति में एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान से अलग इस अस्तित्व में आया है, और इसमें हम एक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर गैर राजनीतिक और राजनीतिक दोनों का तुलना विश्लेषण करते हैं
क्योंकि जो जो अनौपचारिक संस्थाएं हैं, जैसे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, उनका भी इनसे प्रभाव है, औपचारिक संस्थाओं पर इनका प्रभाव रहता है। इसलिए इन सब संस्थाओं का भी अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये पहला जो ये वीडियो तुलनात्मक राजनीति पर था। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे